Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the second day of the workshop. आज के दिन में हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम पाकिस्तान 2006 पे। कल हमने सिर्फ जो देखा था कि करिकुलम किस तरह से डेवलप होता है, प्रोसेसेस कौन सी होती है और डिफरेंट मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे। जो मुख्तलिफ मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे, तो अब उनके तनाजुर में देखेंगे कि नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2006 जो है, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक तो नेशनल करिकुलम 2006 को देखेंगे, फिर करिकुलम फ्रेमवर्क को भी देखेंगे। करिकुलम फ्रेमवर्क को देखने का मकसद ये होगा कि कल तो जो हमने डिस्कशन की थी कि हाउ करिकुलम्स आर डेवलप्ड, कल तो हमने देखा था कि हाउ करिकुलम्स आर डेवलप्ड। अब करिकुलम के अंदर जो है सारी की सारी बातें नहीं होती। रिपीटिंग वंस अगेन, कल हमने नेशनल जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है किस तरह से डेवलप हुआ होता है, तो वो प्रोसेस देखा था। लेकिन करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी की सारी बातें नहीं होती जो वहाँ पे लिस्ट डाउन थी। मिसाल के तौर पर वहाँ पे था कि नीड असेसमेंट होती है, वहाँ पे था कि सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट्स होती है, वहाँ पे था कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज वगैरह होती है, वहाँ पे था कि इवेल्युएशन होती है वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम नेशनल करिकुलम 2006 को देखेंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ दो चीजें नजर आएंगी। एक नजर आएगा कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे तो वो हमें नजर आएंगे, और दूसरा अगर बाज करिकुलम को जो हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें कंटेंट नजर आएगा। तो अगर नेशनल करिकुलम के अंदर 2006 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें हैं, तो ये बाकी चीजें कहाँ पे होती है, सवाल ज़हन में आता है। सो ये जो बाकी चीजें हैं जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, जिसमें असेसमेंट है, जिसमें टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट वगैरह है, तो असल में वो चीजें होती हैं करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर। दोबारा से बता दूं कि करिकुलम के अंदर जस्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, करिकुलम के अंदर जस्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या लर्निंग आउटकम्स होते हैं या कंटेंट होता है। जबकि इसके अलावा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह किस तरह से डेवलप होते हैं, जो असेसमेंट वगैरह है, सो हाउ दीज थिंग्स आर डेवलप्ड, ये असल में करिकुलम के अंदर नहीं होती, बल्कि ये चीजें करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर होती है। सो आज हम न सिर्फ नेशनल करिकुलम 2006 को देखेंगे बल्कि करिकुलम फ्रेमवर्क को भी देखेंगे, तो बिल्कुल आपके ज़हन माइंड जो है क्लियर हो जाएगा अबाउट the complete process of curriculum development. If we look at the national curriculum 2006, जो still exist करता है और still उसी के बेस पर बुक्स भी बन रही हैं और उसी के बेस पर एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं अगर कंसेप्चुअल एग्जाम्स हो तो। ओवर देयर यू विल सी के डिफरेंट लेवल्स हैं या डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। नेशनल करिकुलम 2006 ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। जिस तरह के मुख्तलिफ कॉग्निटिव थ्योरी है या पियाजे साहब की थ्योरी है, तो कहते हैं ये इनिशियल स्टेज जो है सेंसरी मोटर स्टेज है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कंप्लीट ऑपरेशनल है, फिर फॉर्मल वगैरह वगैरह, वो डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स। इस तरह इस नेशनल करिकुलम 2006 के अंदर भी ये डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को लेवल 1 कहते हैं, यानी इन दोनों को जब इकट्ठा किया जाता है तो इसको लेवल 1 कहते हैं। ग्रेड 3 to 5 जो है इसको लेवल 2 कहते हैं। ग्रेड 6 to 8 जो है दैट इज कॉल्ड लेवल 3, जबकि 9-10 को या मैट्रिक जिसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड लेवल 4, और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है जिसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं दैट इज कॉल्ड लेवल 5। सो रिमेंबर वन थिंग, देयर आर 5 डेवलपमेंटल लेवल्स इन नेशनल करिकुलम। अगरचे ग्रेड 1 to 12 जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन ग्रेड 1 to 12 को ही कहते हैं, उससे आगे फिर कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुरू हो जाती है। तो ये जो नेशनल करिकुलम 2006 बना है, ये ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक के लिए बना है, और इसके अंदर 5 डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। अगर आपको याद रखना मुश्किल होता है कि कौन कौन से ग्रेड जो है कौन कौन से लेवल्स के लिए है,
सो अगर आप यहाँ से शुरू कर ले लेवल 5 से, तो इंटरमीडिएट को एक लेवल कहते हैं, लेवल 5। जो मैट्रिक है इसको लेवल 4 कहते हैं। ग्रेड 8 की असेसमेंट का आपने बड़ा सुना होगा कि ग्रेड 8 की असेसमेंट हो रही है। सो ग्रेड 5 का भी सुना होगा, ग्रेड 5 की असेसमेंट होती है। ग्रेड 2 की भी असेसमेंट होती है। 2, 5, 8, लेवल 1, 2, 3। रिमेंबर वन थिंग कि ये 5 को लेवल 2 नहीं कहते, बल्कि 3, 4, 5 को लेवल 2 कहते हैं। इस तरह 8 को लेवल 3 नहीं कहते, बल्कि 6, 7 और 8 को लेवल 3 कहते हैं। ये क्यों कर लेवल्स हैं, बाद में जब हम बेंचमार्क्स की बात करेंगे तो वहां पर आपके लिए फिर मजीद आसानी पैदा हो जाएगी कि ये है क्या। सो जस्ट एट दिस स्टेज रिमेंबर कि देयर आर 5 डेवलपमेंटल लेवल्स इन ऑल द नेशनल करिकुलम्स। मैंने कहा ऑल द नेशनल करिकुलम्स, इससे मतलब ये है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करिकुलम असल में है। इंग्लिश के लिए अलग करिकुलम है, मैथमेटिक्स के लिए अलग करिकुलम है, उर्दू के लिए अलग है, इस्लामियात के लिए अलग है, फिजिक्स के लिए अलग है। And if you remember, कल कल जो डिस्कशन हुई थी तो वहां पे बात हुई थी कि जो करिकुलम बने हैं 2006 के, तो 25 बने हैं। जो कोर्स सब्जेक्ट्स है जिनके लिए करिकुलम्स बने हैं, दे आर 25। सो these are the different developmental levels. नेक्स्ट जो है दैट इज द की लर्निंग एरियाज। इन की लर्निंग एरियाज को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। यानी अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो की लर्निंग एरियाज हैं तो उनको कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। अगर मैथमेटिक्स है तो उनके जो की, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उनके की लर्निंग एरियाज को स्टैंडर्ड्स कहते हैं। बायो के जो की लर्निंग एरियाज हैं तो उनको थीम्स कहते हैं। जनरल साइंस के स्ट्रैंड्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने तमाम सब्जेक्ट्स के लिए लफ्ज़ कॉम्पिटेंसी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स के लिए जब ओवरऑल बात करेंगे सो देयर आर की लर्निंग एरियाज। अब ये की लर्निंग एरियाज क्या है? सिंपल मिसाल इसकी ये है कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के मुताबिक आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश के मेन एरियाज क्या हैं, तो आपके जहन में फौरन से जवाब आता है कि रीडिंग होगी, राइटिंग होगी, लिसनिंग होगी, स्पीकिंग होगी। यानी ये मेन एरियाज हैं, मेजर एरियाज हैं। इन मेजर एरियाज को इंग्लिश के करिकुलम के कंटेक्स्ट में जब इनका जिक्र करेंगे तो इनको हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड कॉम्पिटेंसीज। इनको हम कॉम्पिटेंसीज का नाम देंगे। इसी तरह अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो अगर मैथमेटिक्स के साथी हमारे साथ हैं तो वो समझते हैं कि अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, वगैरह वगैरह। इस तरह अगर बायो की बात की जाए तो बायोलॉजी के अंदर फिर ज़ूलॉजी है, फिर बॉटनी है वगैरह। ये तो हमारी जो इंटरप्रिटेशन है चीज़ों की इस तरह से है। सो असल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट एरियाज के अंदर जो तकसीम किया गया है, तो करिकुलम के डॉक्यूमेंट में उनके लिए लफ्ज़ की लर्निंग एरियाज हैं और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ नाम हैं। थर्ड नंबर दैट इज द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या एसिलोज जिसको कहते हैं। हर करिकुलम, अच्छा ये जो मैं एक्सप्लेनेशन अभी दे रहा हूँ तो बाद में मैं आप लोगों को हर एक करिकुलम अलग अलग से दिखाऊंगा भी, जिस तरह की ये हैं कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, आया रियल सेंस में भी है कि नहीं। सो रियल डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाएंगे कि ये एसिलोज कहाँ पे होते हैं, ये बेंचमार्क्स कहाँ पे होते हैं, वगैरह वगैरह। अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अगरचे ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन कल चूंकि हमने एलिमेंट्स पढ़े थे ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट, सो वहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स का बार बार इस्तेमाल होता था, सो असल में वो ये हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स किस तरह से बनते हैं? अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के की लर्निंग एरियाज, मिसाल के तौर पर अगर रीडिंग राइटिंग है तो रीडिंग के अगेंस्ट ग्रेड 1 के अंदर 10, 15, 20 एसिलोज होंगे, फिर राइटिंग के अगेंस्ट 15-20 एसिलोज होंगे, इस तरह ग्रामर के पोर्शन के अगेंस्ट 15-20 एसिलोज होंगे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। सो ग्रेड वाइज आपके पास जो टारगेट्स होते हैं, ग्रेड वाइज किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी की लर्निंग एरियाज के अगेंस्ट
जो टारगेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स और द SLOs। जबकि एक और लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज द बेंचमार्क। अब बेंचमार्क किसे कहते हैं? ग्रेड वाइज जो आपके पास टारगेट्स थे किसी भी कंपिटेंसी के अगेंस्ट दे वर कॉल्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स और द SLOs। लेकिन लेवल वाइज जो टारगेट्स होंगे, लेवल 1 पे क्या टारगेट होगा, लेवल 2 पे कौन सा टारगेट होगा, लेवल 3 पे, सो लेवल वाइज हमारे पास जो टारगेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड द बेंचमार्क्स। रिपीटिंग वंस अगेन, ग्रेड वाइज SLOs होते हैं जबकि लेवल वाइज हमारे पास बेंचमार्क्स होते हैं। एक और लफ्ज जो करिकुलम के अंदर आपको मिलेगा दैट इज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज द टारगेट set against each competency or each key learning area to be achieved by the end of 12 years of education। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेड वाइज आपके पास टारगेट्स थे उनको तो हमने नाम दिया SLOs, जबकि जो लेवल वाइज आपके पास टारगेट्स है उनको कहते हैं बेंचमार्क्स। लेकिन 12 years कंप्लीशन पर जो टारगेट्स रखे गए हैं दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड्स। मिसाल के तौर पर इंग्लिश सब्जेक्ट है और राइटिंग जो है एक कंपिटेंसी है। इसको समझने के लिए कि SLOs बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स किसे कहते हैं, तो ग्रेड 1 पर SLO था उसके लिए अगर राइटिंग का कि स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट अ सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखेगा, दैट वाज द टारगेट। बेंचमार्क उसके लिए इस लेवल पे ये था कि a student will be able to write a paragraph। स्टैंडर्ड उसके लिए 12 years of completion पे ये है कि a student will be able to write a comprehensive essay, a detailed essay, a critical essay। नाउ स्टैंडर्ड को देखें तो फाइनल टारगेट है और ये सब के सब तमाम के तमाम बेंचमार्क्स और SLOs का मजमुआ होते हैं। So I think now the picture is clear to you people कि नेशनल करिकुलम 2006 का जो डॉक्यूमेंट है, रिमेंबर वन थिंग, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करिकुलम है। ऐसा हरगिज नहीं है कि एक ही करिकुलम है उसके अंदर सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। उसके अंदर 5 डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ थीरीज के अंदर डेवलपमेंटल लेवल्स हैं, इस तरह इस करिकुलम के अंदर भी डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। हर एक सब्जेक्ट को की एरियाज में तकसीम किया गया है। इंग्लिश के लिए कंपिटेंसी का लफ्ज, मैथ्स वगैरह के लिए स्टैंडर्ड का लफ्ज, बायो के लिए थीम्स और जनरल साइंस के लिए स्ट्रेंथ, यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। SLOs जो ग्रेड वाइज आपके पास टारगेट्स होते हैं उनको SLOs कहते हैं, हर एक कंपिटेंसी के अगेंस्ट डिफरेंट SLOs बनते हैं। जबकि लेवल वाइज जो आपके पास टारगेट्स होते हैं उनको बेंचमार्क्स कहते हैं, और जो 12 years कंप्लीशन पर आपके पास टारगेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड्स। ये स्ट्रक्चर है हमारे नेशनल करिकुलम का। अब देखते हैं कि ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं जो मैंने बातें की। Now it's a pictorial presentation of what we have discussed, और ये आपको जो इंग्लिश का करिकुलम है उसके अंदर, बल्कि बाकी करिकुलम्स के अंदर भी ये चीज आपको मिलेगी। सबसे टॉप पर जो है की लर्निंग एरियाज हैं या कंपिटेंसीज हैं। तो कंपिटेंसीज के अगेंस्ट फिर 12 साल के लिए जो टारगेट बने हुए होते हैं वो लिस्ट डाउन होते हैं। फिर जो जो लेवल वाइज आपके सामने टारगेट्स होते हैं तो वो लिस्ट डाउन होते हैं, और फिर जो ग्रेड वाइज आपके पास टारगेट्स होते हैं तो वो लिस्ट डाउन होते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है नेशनल करिकुलम 2006 का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। अब इंग्लिश के अंदर देखते हैं कि कंपिटेंसीज कौन कौन से हैं। इंग्लिश के अंदर जो की लर्निंग एरियाज हैं, जो मेन की लर्निंग एरियाज हैं, दे आर 5। अगर आप इंग्लिश के टीचर है तो हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। लेकिन जब आप करिकुलम के कंटेक्स्ट में बात करेंगे यू मस्ट टॉक मच मोर प्रोफेशनली देन। सो रीडिंग इजंट, रीडिंग एंड थिंकिंग इज द कंप्लीट कंपिटेंसी। फिर राइटिंग स्किल है, ये एक और कंपिटेंसी है। ओरल कम्युनिकेशन में लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों आ जाती है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों को यकजा किया गया है, उसको ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। जबकि फोर्थ नंबर जो कंपिटेंसी है दैट इज
फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, और इसके अंदर जो है ग्रामर प्लस वोकेबलरी, ग्रामर के लिए अलग पोर्शन है और वोकेबलरी के लिए अलग पोर्शन है, यानी फॉर्मल और लेक्सिकल को फिर मजीद दो में तकसीम करेंगे। इस तरह जो फिफ्थ कॉम्पिटेंसी है एप्रोप्रिएट एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी जिस तरह के सोशल नॉर्म्स वगैरह होते हैं या ग्रीटिंग्स वगैरह किस तरह से होती है, कर्टिसीज किस तरह से होती है, सलाम दुआ किस तरह से करते हैं वगैरह वगैरह, शेयरिंग किस तरह से होती है। सो इवन दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द करिकुलम। और इस कॉम्पिटेंसी के मुतालिक बता दूं कि ये कहीं पर रिटन में एग्जिस्ट करेगा और कहीं पर रिटन में नहीं होगा, लिखा गया है इवन उस करिकुलम के अंदर कि एक, बल्कि कल एक सर का बड़ा अच्छा सवाल भी था कि ये हिडन करिकुलम जो है, ये हिडन करिकुलम ये मुआशरे में हम कैसे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं। तो असल में ये वाला वो हिडन करिकुलम था जो कि करिकुलम के अंदर शायद स्टेटेड ना भी हो, लेकिन एक सेटअप हम डेवलप करते हैं कि उस बच्चे की सोशल एंड एथिकल डेवलपमेंट हो, और ये कॉम्पिटेंसी इंग्लिश के अंदर एग्जिस्ट करती है। इस तरह जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी अगर उर्दू का भी देखें तो वहाँ पर सोशल एथिकल का बाकायदा उसकी एक कॉम्पिटेंसी दी गई है। इफ यू लुक एट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स, दे आर आल्सो 5 मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड्स। रिमेंबर वन थिंग कि इंग्लिश के अंदर जो की लर्निंग एरियाज थी उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ था कॉम्पिटेंसीज, जबकि मैथमेटिक्स के अंदर जो की लर्निंग एरियाज हैं तो उनको स्टैंडर्ड्स कहते हैं। एक स्टैंडर्ड लफ्ज वो है जो 12 इयर्स कंप्लीशन पर उसको कहते हैं, तो दैट इज आल्सो अ स्टैंडर्ड। और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर जो की लर्निंग एरियाज है तो उनके लिए भी लफ्ज स्टैंडर्ड ही इस्तेमाल हुआ है, यानी यहाँ पर कॉम्पिटेंसीज या की लर्निंग एरियाज को भी स्टैंडर्ड कहेंगे और 12 इयर्स कंप्लीशन पर जहाँ तक बच्चे पहुंचेंगे तो उसको भी हम स्टैंडर्ड, उनके लिए भी हम स्टैंडर्ड ही का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये कौन कौन से हैं? नंबर एंड ऑपरेशन है, अलजेब्रा है, मेजरमेंट एंड जियोमेट्री है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग है। दीज आर द की लर्निंग एरियाज। बायोलॉजी के ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि जो मैंने बातें की कि ये है की लर्निंग एरियाज, ये स्लोज हैं वगैरह वगैरह, ये प्रैक्टिकली आप खुद लोग देख भी ले कि ये कहाँ पे होते हैं। अगर आप बायोलॉजी के करिकुलम को देखें, वहाँ पर आपको मिलेंगी कि बायोलॉजी के डिफरेंट की लर्निंग एरियाज हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। इट्स द फर्स्ट वन, स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस, कंटिन्यूटी इन लाइफ, इकोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। इस बायोलॉजी के करिकुलम के मुतालिक एक अच्छी बात बता दूं कि इसके अंदर इवन नंबर ऑफ पीरियड्स दिए गए हैं कि कौन कौन से की लर्निंग एरियाज के लिए कितने कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। सो इट्स अ वेरी डिटेल्ड वन। अब जब रियल सेंस में इस करिकुलम डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो वहां पर मजीद क्लैरिटी आप लोगों को आ जाएगी। अब देखते हैं कि ये किस तरह से करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीजें लिस्ट होती है, यानी अगर हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी तो ये किस शक्ल में आप लोगों को मिलेंगी। लेट मी शो यू द इंग्लिश करिकुलम की। इंग्लिश करिकुलम से ये है इंग्लिश लैंग्वेज करिकुलम जो कि ग्रेड 1 से 12 के लिए बना हुआ है। यही बातें जो मैंने की अब ये हकीकत सेंस में देखते हैं कि किस तरह से होती हैं। These are the key learning areas, I think visible to all of you. Reading and thinking, writing skills, oral communication, formal, lexical, and appropriate social and ethical development. These are the different developmental levels जिनके मुतालिक मैंने कहा grade 1 था 2, 3 था 5 वगैरह वगैरह। So these are the 5 developmental levels और इनकी डिस्क्रिप्शन भी दी गई है। अच्छा, ये जब सेशन खत्म हो जाए तो हम आप लोगों को ये सारा के सारे करिकुलम जो अवेलेबल हैं ये गूगल क्लासरूम पे वहाँ पे निसार साहब अपलोड कर लेंगे और वहाँ से आप अपने लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स वगैरह की दी थी वो यहीं पर है, यहाँ से आप मजीद हेल्प ले सकते हैं इफ यू मिस समथिंग। और ये जो ऑलरेडी आई हैव डिस्प्लेड वहीं पे था। These are different competencies. These are the different key learning areas or competencies.
and these are the benchmarks. अच्छा, थोड़ा सा आप वापस जाते हैं और फिर यहाँ पे वापस आएंगे. अब देखते हैं competencies को. करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर ये वहीं से मैंने पेज दिया हुआ है. कंपिटेंसी को देखें तो 4th नंबर जो कंपिटेंसी था, दैट वाज फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज. इससे पहले जो पेजेस होंगे वहां पे कंपिटेंसी 3 होगी जो ओरल कम्युनिकेशन से मुतालिक होगी. कंपिटेंसी 2 होगी राइटिंग से मुतालिक होगी. कंपिटेंसी 1 जो है दैट विल बी अबाउट रीडिंग. सो इट इज द कंपिटेंसी. It's the competency stated over there. SLOs को देखें. SLOs. This is the competency, formal and lexical aspects of a language. These are the SLOs. अब यहाँ पर आपकी चाहिए तवज्जो. आप लोगों ने अल्फाज सुने होंगे कि ये horizontal alignment of the curriculum and vertical alignment of the curriculum. नेशनल करिकुलम 2006 के अंदर आपको दोनों चीजें मिलेंगी. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से मुराद ये है कि इस तरह से ऐसे करके इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. फ्रॉम ग्रेड टू ग्रेड जो कनेक्शन होता है टॉपिक्स के अंदर उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. जबकि उसी ग्रेड के अंदर, यानी ये है ग्रेड 3, ये है दीज आर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. ये इस पर तफसीली बात करते हैं बाद में, जस्ट स्ट्रक्चर को समझाने के लिए. ये ग्रेड 3 है, ये ग्रेड 4 है एंड इट्स ग्रेड 5. जब कोई भी, और ये है जो मेन टॉपिक था नाउन वाला. वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं कि आप एक कंसेप्ट देंगे, फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, फिर मजीद मॉडिफाई करेंगे, फिर मजीद मॉडिफाई करेंगे, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. इफ यू रिमेंबर, एक लफ्ज हमने इस्तेमाल किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन. इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड नोन टू अननोन. तो ये जो ग्रेड के अंदर हम ये अलाइनमेंट मेंटेन रखते हैं कि आसान से मुश्किल की तरफ, फिर मजीद मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द करिकुलम. इस 2006 के करिकुलम के अंदर आप लोगों को वर्टिकल अलाइनमेंट मिलेगी. जबकि जो हम ग्रेड टू ग्रेड शिफ्ट करते हैं और उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं और फिर उसको मजीद मुश्किल की तरफ या उसके अंदर मजीद बातें हम कवर करते हैं ग्रेड वाइज, सो इसको कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट. अब यहाँ पे देखें नाउन्स, तो नाउन का रिकॉग्नाइज नेमिंग वर्ड्स है. नाउन जस्ट उनको रिकॉग्नाइज करना है. डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ सम नाउन्स फ्रॉम इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट. आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट बिटवीन काउंटेबल अनकाउंटेबल. अब ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन थी, अब काउंटेबल अनकाउंटेबल की तरफ भी आ गए, थोड़ा सा डिफिकल्ट. रिकॉलिंग, चेंजिंग नंबर ऑफ सिंपल नेमिंग वर्ड्स. ओके, वो 10 मिनट्स के अंदर ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद वी विल बी बैक विद इन 5 मिनट्स, जिस तरह की कल हुआ था. सो नो पैनिक. इस तरह चेंज द नंबर ऑफ इरेगुलर नाउन्स. ये रेगुलर की थी, ये इरेगुलर की है. यू कैन सी देयर इज वर्टिकल अलाइनमेंट. ये अगर नीचे आ रहा है तो असल में तो ये ऊपर ही यू मस्ट कंसिडर. अब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की तरफ देखते हैं. यहाँ पे जस्ट रिकॉग्नाइज नेमिंग वर्ड्स एज नाउन. यहाँ पर रिकॉल, डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ मोर कॉमन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट्स, आइडेंटिफाई यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स वगैरह वगैरह. इस SLO की निस्बतन मुश्किल है. और इसको भी देखें, रिकॉल, डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ मोर कॉमन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव नाउन्स. यहाँ पर कलेक्टिव नाउन वाजंट, वहाँ पर कलेक्टिव नाउन भी आ गया. फ्रॉम इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट, यानी फ्रीली वो करेगा. So this is called vertical alignment, sorry horizontal alignment. Remember one thing कि SLO के जो अल्फाज होते हैं, जो पहला लफ्ज होता है, इसको कमांड वर्ड या कमांड वर्ब कहते हैं. कल जब ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात होगी तो वहां पर डिटेल के साथ इसे बात हुई कि कमांड वर्ड क्या होता है, कमांड वर्ब किसे कहते हैं. असल में ये हमें डायरेक्शन देती है ये SLO कि हमने करना क्या है. अगर SLO हो कि रिकॉग्नाइज नेमिंग वर्ड्स एज नाउन, तो जस्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है. अगर डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ है तो फिर आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है वगैरह वगैरह. सो दीज आर द SLOs which are given against each competency. Next one is the benchmark. जिस तरह कि मैंने कहा कि benchmarks are the targets set at different developmental levels. और ये मजमुआ होते हैं बहुत से SLOs का. किस तरह से? अगर हम कहते हैं
need your attention. Write words and sentences using writing techniques. Sentences लिखने हैं using writing techniques. लेवल 1 पे पहुंचकर बच्चा इस काबिल होगा, लेकिन इससे पहले वो अल्फाबेट सीखेगा, फिर वर्ड्स को लिखना सीखेगा, फिर जाकर सेंटेंसेस तक पहुंचेगा. सो ये जो बीच में 3-4 मुख्तलिफ एसिडोज हैं, तो उनका मजमुआ यहाँ पे आ गया और हमने कहा कि a child will be able to write a sentence. अच्छा, ग्रेड 1 पर ये टारगेट, और ग्रेड 2 पे देखिए आइडेंटिफाई एंड यूज टेक्निक्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव एंड यूनिफाइड सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ. यहाँ पे बात थी सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की, और जो अगले लेवल पर हमारे पास टारगेट था तो वो पैराग्राफ का था. तीसरे वाले पर ऐसा पैराग्राफ था जिसके अंदर टॉपिक सेंटेंसेस भी हो और जिसके अंदर सपोर्टिंग डिटेल्स भी हो. चौथा जो लेवल था वहां पर यह था कि राइटर टेक्निक्स इन्फ्लुएंस रीडर, तो वो इफेक्टिव रीडिंग भी और टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ये चीज वगैरह भी उसके अंदर हो. और आगे वाला जो है वो भी तकरीबन सेम ही है जो लेवल 5 के लिए है. व्हाट डज इट मीन कि दीज आर द डिफरेंट टारगेट्स सेट एट डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स. और ये न सिर्फ आपको इंग्लिश के करिकुलम के अंदर बल्कि तमाम के तमाम करिकुलम के अंदर मिलेंगी बेंचमार्क्स. अब जब वहां पे जाएंगे वहां पर आप खुद देख लेंगे. स्टैंडर्ड जो मैंने कहा, दीज आर द स्टैंडर्ड्स. इट्स स्टैंडर्ड 1. रिमेंबर वन थिंग, हर एक कंपिटेंसी के अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं होता बल्कि एक कंपिटेंसी के अगेंस्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर रीडिंग एंड थिंकिंग, तो वहां पे दो बातें हैं, एक रीडिंग और एक थिंकिंग. इस तरह ओरल कम्युनिकेशन है तो वहां पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, दो हैं. अगर आप लेक्सिकल एस्पेक्ट को देख ले तो वहां पर ग्रामर एंड वोकेबलरी है. सो हर एक कंपिटेंसी के अगेंस्ट एक स्टैंडर्ड होता है, दैट इज का जो 12 साल पर वो जब पहुंचेगा. अब इनको देके दीज आर द बेंचमार्क्स, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. आवर स्टूडेंट्स विल प्रोड्यूस with developing fluency and accuracy, academic, transactional and creative writing which is focused, purposeful and shows an insight into the writing processes. ये बहुत बड़ी बात है, और ये कहाँ पे अचीव करेगा? 12 years completion पे. अब